नमस्कार दोस्तों, आशीर्वाद अपार्टमेंट और आर्ट कॉम प्रेजेंट्स की पहली प्रस्तुति इलेक्शन फॉर सिलेक्शन के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री विजय बघेल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। बघेल जी, जहाँ तक आपके बारे में सुना है, आपकी छवि बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति के रूप में है। अगर राजनीतिक छवि को छोड़कर आपको देखा जाए तो आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं तो अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति समझती हूँ, क्योंकि राजनीति अभी इतनी गंदी हो गई लोगों के नज़र कि लोग राजनेताओं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर। और मैं राजनीति करने की दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में नहीं आया, एक जन सेवक के रूप में इस क्षेत्र में आया, क्योंकि राजनीति के माध्यम से जब अधिकार मिलते हैं और लगातार अधिकार बढ़ते जाता है, जैसे मैं पहले भोपाल का अध्यक्ष था, फिर विधायक बना, संसदीय सचिव बना, तो स्वाभाविक है कि अधिकार बढ़ेगा, और जितना अधिकार बढ़ेगा उतनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी जब बढ़ेगी तो लोगों के मन में एक विश्वास मेरे प्रति बढ़ेगा। बहुत सारी छोटी मोटी समस्या लोगों की मिलती है, उसको दूर करने की मूल भावना के साथ, और जो हम लोग अपने क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, और लोगों के हर सुख दुख में अपनी सहभागिता नहीं, ये मेरी मूल भावना लेकर मैं राजनीति में आया। और निश्चित रूप से मैंने कोई बड़ा राजनीति व्यक्ति नहीं, आज जो भी हूँ लोगों को प्यार, लोगों के स्नेह, लोगों की जो मोहब्बत है, उसकी वजह। हमारा दूसरा सवाल आपके लिए है, क्या राजनीति में क्यों, कैसे और कब से सक्रिय है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये मेरे जीवन का एक बहुत अहम पहलू था। मेरे पिताजी भी एक जनसेवक थे, और मेरे पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन पे ही मैं राजनीति में आया। पहले स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में मैं खेल, मेरा ज़्यादा मुझे रुचि थी, और कबड्डी खेल खेला करता था, और उसके माध्यम से लोगों में एक पहचान मेरी बनी। खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर गया, फिर यूनिवर्सिटी टीम से भी 3 बार मैंने शंकर विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व किया, कबड्डी टीम में गोल्ड मेडल हासिल किए। तो उस रूप में मुझे लोगों का प्यार मिला। धीरे धीरे हम लोग एक ग्रुप बना के जन सेवा के कार्य में लग गए, रचनात्मक कार्य के कार्य में। तो ये जो भावना धीरे धीरे मेरे पिताजी के मन में ये बात आई कि ये लड़का अगर राजनीति में आ जाए तो उसके माध्यम से ज़्यादा सेवा लोगों की कर सकता है। क्योंकि पिताजी भी संघ के ज़माने से एक देश सेवक के रूप में कार्य करते रहे, ग्राम सेवक के रूप में, सरपंच थे, जनपद सदस्य थे, अनेक क्षेत्र में उन्होंने काम किया, लेकिन ज़्यादा लालसा नहीं थी। और उन्होंने ही मुझे निर्देश दिया कि बेटा तुम, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम आगे बढ़ के जनसेवा करो, मेरा जो अधूरा काम है उसको पूरा करो। तो उन्हीं की भावना से सन 1987 में मैं राजनीति में प्रवेश किया, और उस समय मैं कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। फिर बाद में समय बदलते गया। सन 2000 में एक ऐसा निर्देश आया कि कांग्रेस छोड़ना पड़ा, और उस समय नगर पालिका का चुनाव हुआ, भिलाई 3 चरौदा का। फिर ऐसा समीकरण बना कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, और लोगों का इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला कि मैं निर्दलीय चुनाव वहाँ जीता। उस समय लगभग 54,000 वोटर थे सन 2000 में। वहाँ पहली नगर पालिका थी, साडा से विखंडित होकर नगर पालिका बनी, और लोगों का असीम प्यार मिला। बहुत कम आर्थिक व्यवस्था के बावजूद भी हम लोग ने जीत हासिल की, और तब से एक नाम राजनीति में मेरा एक ओहदे के रूप में सामने आया।
फिर 2003 में मैं एनसीपी से चुनाव लड़ा, माननीय विद्याचरण जी के पार्टी से। उसमें सेकेंड पोजीशन था पाटन से। उस समय भूपेंद्र बघेल जी मात्र 5,500 हज़ार वोट से जीत गए थे, बीजेपी थर्ड में थी। फिर 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और मेरे पिताजी की मूल भावना हुई थी कि मैं जनसंघ के माध्यम से जो राष्ट्र सेवा की बात होती है वो राजनीति के माध्यम से पूरा, और उसी भावना को लेकर मैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 2008 में मुझे फिर से एक बार ये अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दी और मैं विधायक के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। संसदीय सचिव उसकी जिम्मेदारी मिली और 2013 में फिर बहुत सारे काम करने के बावजूद भी चुनाव हार गए, तकदीर की बात थी। अभी वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिली और पार्टी की सेवा की है। पार्टी को कई जगह चुनाव प्रचार करके बलौदा बाजार में, जांजगीर चांपा में और स्वयं पाटन में भी एक अच्छी स्थिति में इसको लाने का प्रयास किया। यही मेरी राजनीतिक सफर। काफी लंबा सफर है आपका। जी जी। आपके राजनीतिक करियर में आपने अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया है। उन पार्टियों और भाजपा में आपको क्या अंतर महसूस होता है कि भाजपा में आपने इतना लंबा समय दिया? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती है, बाकी पार्टियां अपने स्वयं के लिए और अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। एक परिवारवाद में चलने वाली अनेक पार्टियां हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मौका देती है। जो भी सक्षम है, जो भी नेतृत्व करने की जिसमें क्षमता है और सिर्फ राष्ट्र हित में जो अपनी मानसिकता बना के चलता है, उसको यहाँ आगे लाकर नेतृत्व प्रदान करते हैं। जैसे माननीय मोदी जी, सब जानते हैं कि एक चाय बेचने वाला का लड़का आज कहाँ पहुँच गए। हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी पार्षद से लेकर आज मुख्यमंत्री, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। माननीय रमेश भाई जी उदाहरण हैं, जो अपने मोहल्ले से पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आज 8 बार के सांसद हैं। इस तरह अनेक उदाहरण हैं। मैं भी एक स्वयं उदाहरण हूँ कि 2004 में मैंने पार्टी ज्वाइन की और मात्र 4 साल में, पता नहीं मेरे जैसे और मेरे बहुत सारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी में होंगे जिन्होंने जीवन बिता दिया, लेकिन किस कारण से उनको मौका नहीं मिला, तकदीर की भी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे जैसे सक्षम थे, मगर फिर भी मुझे मौका दिए और उस विश्वास को मैंने कायम रखा और आज भी कायम रखूँगा। ये जीवन पर्यंत कायम रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने के जो तरीके हैं उससे मैं प्रभावित। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, मैंने बताया जी, तो मेरे खून में है राष्ट्रहित की बात। राष्ट्रहित पहले है, अपना हित बाद में है, परिवार का हित बाद में है। ये भावना लेके काम करती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने का एक निर्णय लिया। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में गृह विभाग के संसदीय सचिव के पद पर आपने काम किया जी। तो पिछली सरकार के कार्य करने का तरीका और इस सरकार के कार्य करने के तरीके में क्या अंतर महसूस होता है और कानून व्यवस्था किसकी बेहतर रूप से कार्य कर रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज तो ये बता दूं कि अभी मात्र 3 महीने हो रहे हैं जी इस सरकार को, तो बहुत जल्दी हम उस आकलन को करें, ये थोड़ी सी जल्दी होगी जी। मगर फिर भी जैसे एक गृहिणी सब्जी के एक बूंद को चख के बता दे कि सब्जी कैसा बना है, उस रूप में अपन देखें तो जो अभी कानून व्यवस्था चल रही है वो बहुत लचर है।
हमारे कार्यकाल में खासकर मैं था, उस अनुभव को ज़्यादा मैं बता पाऊँगा जी। बाकी 15 साल के भी अनुभव हैं हम सबके पास। जो कानून व्यवस्था बननी चाहिए वो अभी नहीं बन रही है। पहले बदले की भावना से कार्य नहीं हुआ करता था माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में। अभी बदले की भावना से काम चल रहा है। एक बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और अनेक उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इन 3 महीनों में क्या हुआ। और राजनीतिक देश में बहुत सारे जो SIT वगैरह के निर्माण करके एक जांच व्यवस्था बना रहे हैं। जांच तो होनी चाहिए, जो गलत हुआ है उसको पकड़ना चाहिए। अपराधी कानून से बच सकता है, ईश्वर से नहीं बच सकता। लेकिन जो एकदम लगातार तत्काल बाकी कामों को छोड़ के, आपको पहले बाकी कामों के प्रति ध्यान दीजिए। यहाँ जो वादे किए हैं आपने चुनाव में, बहुत सारे सब्ज बाग दिखाएं लोगों को, उस पर ध्यान दीजिए। आपका 5 साल पड़ा है, बाकी कानून व्यवस्था में क्या गलत किया, क्या पिछली सरकार में कौन कौन गलत किए, उसको भी आप खंगालिए, उसको भी देखिए। लेकिन आते ही 60 तुरंत इससे लगता है कि मैं आऊँ और तुमको तो बदले की भावना, ये थोड़ी सी गलत है। और पूरा जो आए दिन ट्रांसफ़र होना, फिर ट्रांसफ़र में संशोधन होना, एक पुलिस वाला कहीं जाके स्थायी रूप से काम करे, समझने में ही 6 महीने लग जाता है। हाँ, फिर 6 महीना 4 महीना हुआ नहीं, फिर ट्रांसफ़र, लगातार ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, संशोधन। तो ये सब अभी काम चल रहे हैं जो प्रदेश के लिए ठीक बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और अभी आपने देखी होगी कि जब भाजपा की सरकार थी, मुश्किल से 3-4 महीने हो रहे कांग्रेस की सरकार आए हुए, अभी बिजली लगातार जा रही है। पहले हम लोगों को आदत हो गई थी कि बिजली नहीं जाती थी, अभी ये चीजें अनुभव हो रही है लोगों को कि अचानक रात को मैं सो नहीं पाया, रात को करीब 3 घंटे तक मेरे खुद की लाइट गोल थी। इसके बारे में आप क्या बयान देना चाहेंगे? यही तो अंतर है ना, लोगों को तब महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसी व्यवस्था थी और अभी कैसी व्यवस्था है। जब सरकारें दूसरे चीज में ध्यान देने लगी तो फिर रोजमर्रा की जो जिंदगी जीने वाले हमारे बहुत सारे संसाधन हैं, उस पर वो सरकार ध्यान नहीं दे पाती, जिसका प्रतिफल आप बिजली के रूप में देकर। ये कई जगह चर्चा है, जहाँ भी बैठते हैं वही चर्चा होती है। ठीक है, एक तरफ आप किसानों को बोनस दिए, 4,500 जो अंतर है उसको भी दिए, 2500 रुपये दिए, हम बहुत बहुत आपका आभार मानते हैं, धन्यवाद मानते हैं। लेकिन उन्हीं किसानों को बाकी व्यवस्था भी चाहिए, बिजली की व्यवस्था भी, फसल लगे हुए हैं, डबल फसल कई लोग लगाए हैं, तो उस और भी ध्यान देना चाहिए। ये जो छत्तीसगढ़ है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये एशिया महाद्वीप में भी इस जो छत्तीसगढ़ को ऊर्जा नगरी, ऊर्जा का प्रदेश माना जाता है, जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। उस पर भी ध्यान अगर ये सरकार ना दे तो प्रदेश का नाम बदनाम होता है। और जो सरकार है वो तो ठीक है, अपना सरकार में बैठे हैं, लेकिन अपना बस गाड़ी में घूम रहे हैं और सरकार का मजा ले रहे हैं। अभी लगातार सोशल नेटवर्क में जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहाँ पर देश के PM या कई राज्यों के CM या कई संवैधानिक पदों पे जो कार्यरत हैं, उनके बारे में लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं। इसके निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं या इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गलत बात है और निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है, और इसके लिए कानून भी बना है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। क्या होता है, मेरे बारे में भी अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से कोई समाचार चला दे, कोई संदेश भेज दे, तो मैं उसको इग्नोर, अरे छोड़ो यार, कहाँ जाना है, कौन FIR करे, ये कानून बना है, हम उसके विरुद्ध FIR कर सकते हैं। अगर कोई हमारे बड़े नेता के प्रति भी ये भावना कोई व्यक्त करता है अपमानजनक, तो उस पर भी कार्रवाई हमारे माध्यम से हो सकती है।
मानहानि को दावा हम कर सकते हैं, लेकिन झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इस कारण हम छोड़ देते हैं और उसी का प्रतिफल होता है कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़ते जाता है और उसको देख के और लोग भी प्रेरित होते हैं। तो ये कानून का सहारा हम लें, कानून में जाएं और अगर संज्ञान में जो कानून व्यवस्था बनाने वाली सरकार है या हमारे पुलिस विभाग के इंटेलिजेंसी के लोग हैं, वो अगर ये संज्ञान में आता है, जो हमारे बड़े ओहदे रखने वाले राजनेता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके प्रति अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो वो स्वयं संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करें, ये मैं सरकार से चाहता हूँ और कानून से चाहता हूँ। अब अगला सवाल, 2019 चुनाव में, एक मिनट कट करो, रुक नीचे क्यों देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में गृह विभाग के संसदीय सचिव के पद पर आपने काम किया। तो पिछली सरकार के कार्य करने का तरीका और इस सरकार के कार्य करने के तरीके में क्या अंतर महसूस होता है और कानून व्यवस्था किसकी बेहतर रूप से कार्य कर रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये बता दूं कि अभी मात्र 3 महीने हो रहे हैं जी इस सरकार को, तो बहुत जल्दी हम उस आकलन को करें, ये थोड़ी सी जल्दी होगी जी। मगर फिर भी जैसे एक गृहिणी सब्जी के एक बूंद को चख के बता दे कि सब्जी कैसा बना है, उस रूप में अपन देखें तो जो अभी कानून व्यवस्था चल रही है वो बहुत लचा है। हमारे कार्यकाल में, खासकर मैं था, उस अनुभव को ज़्यादा मैं बता पाऊंगा जी। बाकी 15 साल के भी अनुभव हैं हम सबके पास। जो कानून व्यवस्था बननी चाहिए वो अभी नहीं बन रही है। पहले बदले की भावना से कार्य नहीं हुआ करता था माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, अभी बदले की भावना से काम चल रहा है। एक बच्चे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और अनेक उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं 3 महीनों में क्या हुआ। और राजनीतिक देश में बहुत सारे जो SIT वगैरह के निर्माण करके एक जांच व्यवस्था बना रहे हैं। जांच तो होनी चाहिए, जो गलत हुआ है उसको पकड़ना चाहिए। अपराधी कानून से बच सकता है, ईश्वर से नहीं बच सकता। लेकिन जो एकदम लगातार तत्काल बाकी कामों को छोड़ के, आपको पहले बाकी कामों के प्रति ध्यान दीजिए। यहाँ जो वादे किए हैं आपने चुनाव में, बहुत सारे सब्जी बाग दिखाएं लोगों को, उस पर ध्यान दीजिए। आपका 5 साल पड़ा है, बाकी कानून व्यवस्था में क्या गलत किया, क्या पिछली सरकार में कौन कौन गलत किए, उसको भी आप खंगालिए, उसको भी देखिए। लेकिन आते ही 60 तुरंत इससे लगता है कि मैं आऊँ और तुमको तो बदले की भावना, ये थोड़ी सी गलत है। और पूरा जो आए दिन ट्रांसफ़र होना, फिर ट्रांसफ़र में संशोधन होना, एक पुलिस वाला कहीं जाके स्थायी रूप से काम करे, समझने में ही 6 महीने लग जाता है। हाँ, फिर 6 महीना 4 महीना हुआ नहीं, फिर ट्रांसफ़र, लगातार ट्रांसफर, फिर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, संशोधन। तो ये सब अभी काम चल रहे हैं जो प्रदेश के लिए ठीक बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और अभी आपने देखी होगी कि जब भाजपा की सरकार थी, मुश्किल से 3-4 महीने हो रहे कांग्रेस की सरकार आए हुए, अभी बिजली लगातार जा रही है। पहले हम लोगों को आदत हो गई थी कि बिजली नहीं जाती थी, अभी ये चीजें अनुभव हो रही है लोगों को कि अचानक कल रात को मैं सो नहीं पाया, रात को करीब 3 घंटे तक मैंने खुद की लाइट बोल दी। इसके बारे में आप क्या बयान देना चाहेंगे? यही तो अंतर है ना, लोगों को तब महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसी व्यवस्था थी और अभी कैसी व्यवस्था है। जब सरकारें दूसरे चीज़ में ध्यान देने लगी तो फिर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीने वाले हमारे बहुत सारे संसाधन हैं, उस पर वो सरकार ध्यान नहीं दे पाती, जिसका प्रतिफल आप बिजली के रूप में देख रहे हैं। ये कई जगह चर्चा है, जहाँ भी बैठते हैं वही चर्चा होती है। ठीक है, एक तरफ आप किसानों को बोनस दिए,
4,500 जो अंतर है उसको भी दिए, 2,500 रुपये दिए। हम बहुत बहुत आपका आभार मानते हैं, धन्यवाद मानते हैं। लेकिन उन्हीं किसानों को बाकी व्यवस्था भी चाहिए, बिजली की व्यवस्था भी, फसल लगे हुए हैं, डबल फसल कई लोग लगाए हैं, तो उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये जो छत्तीसगढ़ है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये एशिया महाद्वीप में भी इस जो छत्तीसगढ़ को ऊर्जा नगरी, ऊर्जा का प्रदेश माना जाता है, जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। उस पर भी ध्यान अगर ये सरकार ना दे तो प्रदेश का नाम बदनाम होता है। और जो सरकार है वो तो ठीक है, अपना सरकार में बैठे हैं, लेकिन अपना बस गाड़ी में घूम रहे हैं और सरकार का मजा ले रहे हैं। अभी लगातार सोशल नेटवर्क में जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहाँ पर देश के पीएम या कई राज्यों के सीएम या कई संवैधानिक पदों पे जो कार्यरत हैं उनके बारे में लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं। इसके निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं या इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गलत बात है और निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है, और इसके लिए कानून भी बना है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। क्या होता है, मेरे बारे में भी अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से कोई समाचार चला दे, कोई संदेश भेज दे, तो मैं उसको इग्नोर, अरे छोड़ो यार, कहाँ जाना है, कौन FIR करे, ये कानून बना है, हम उसके विरुद्ध FIR कर सकते हैं। अगर कोई हमारे बड़े नेता के प्रति भी ये भावना कोई व्यक्त करता है अपमानजनक, तो उस पर भी कार्रवाई हमारे माध्यम से हो सकती है, मानहानि को दावा हम कर सकते हैं, लेकिन झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इस कारण हम छोड़ देते हैं। और उसी का प्रतिफल होता है कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़ते जाता है और उसको देख के और लोग भी प्रेरित होते हैं। तो ये कानून का सहारा हम ले, कानून में जाएं, और अगर संज्ञान में जो कानून व्यवस्था बनाने वाली सरकार है या हमारे पुलिस विभाग के इंटेलिजेंसी के लोग हैं, वो अगर ये संज्ञान में आता है, जो हमारे बड़े ओहदे रखने वाले राजनेता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके प्रति अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो वो स्वयं संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करें, ये मैं सरकार से चाहता हूँ और कानून से चाहता हूँ। अब अगला सवाल, 2019 के लोकसभा चुनाव में दुर्ग जिले की जनता द्वारा आपका नाम जोर शोर से लिया जा रहा है, आपको टिकट मिलने की कितनी संभावना है? देखिए, तो मेरा सौभाग्य है और मैं इस ऋण को कभी नहीं चुका पाऊंगा कि मुझे भी स्वयं महसूस हुआ कि मैं जो नहीं हूँ उससे ज़्यादा आकलन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता कर रही है। इतना प्यार, इतना स्नेह नाम को लेकर ना, ये दुर्ग लोकसभा में पहली बार मैं देख रहा हूँ। बाकी जगह तो हम गए नहीं, बाकी जगह के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि लोगों के मन में इतना प्यार, इतना स्नेह, मैं जिससे कभी मिला नहीं हूँ, शायद जिससे कभी बात नहीं किया हूँ, जो लोग मुझे नाम से जानते हैं या दूसरे के माध्यम से मेरे व्यवहार के बारे में जानते हैं, वो लोग भी दृढ़ता से पान ठेले में, होटलों में, चौराहों में, जहाँ भी सार्वजनिक स्तर पे बैठे हैं, मित्र मंडली बैठते हैं, वहाँ सब जगह मेरे नाम की चर्चा लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हो रही है। टिकट मिले ना मिले, मैं तो अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरे टिकट मिल गए, क्योंकि दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। किसी कुर्सी में जगह बनाना आसान है, लेकिन दिल में जगह बनाना बहुत कठिन है, और वो काम लोगों ने मुझे आसानी से दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वही भावना, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिम्मेदार नेतागण उस आधार पे मुझे लोकसभा की टिकट प्रदान करेंगे, और उनके उत्साह के अनुसार टिकट मिलने की देर है और जीत तो निश्चित है। चलिए, हम भी ये आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द टिकट मिले और आप जरूर जीते। इसके बाद एक सवाल और है,
मान लीजिए कि यहाँ की जनता की जीत, जनता के सोच की जीत होती है और आपको भाजपा का प्रत्याशी बनाया जाता है, तो यहाँ की जनता का ऋण उतारने के लिए आप क्या करेंगे? दुर्ग जिले की जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मेरे दिल का सवाल है, क्योंकि मैंने जो एक चित्र अपने दिल में बनाया है लोगों के प्रति, जो लोगों का प्यार, लोगों के स्नेह सिर्फ टिकट के लिए, सिर्फ प्रत्याशी बनाए जाने के लिए इतना मिल रहा है, तो जीत तो सुनिश्चित है। सरकार भी बनना मुश्किल नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो फिर से आ गई भारतीय जनता पार्टी का। तो मेरे मन में, चूंकि हमारा दुर्ग लोकसभा पूरे विश्व के मानचित्र पे भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। अगर विश्व के किसी भी देश में अगर भिलाई का नाम अपन ले दे तो लोग यहाँ के भिलाई के नाम से हमको जानते हैं। और चूंकि भिलाई हमारा दुर्ग लोकसभा, यहाँ चूंकि भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण बहुत सारे और छोटे इंडस्ट्रीज हैं, तो श्रमिक बस्ती भी है, मजदूरों की समस्या है, यहाँ व्यापारी वर्ग की बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे किसान, मतलब हम गांव क्षेत्र भी आता है, 4-5 लोग विधानसभा है, ग्रामीण है, और खेल नगरी के रूप में भी इस क्षेत्र को देखा जाता है भिलाई को। शिक्षा नगरी के रूप में भी भिलाई का नाम है। बहुत सारे पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, दूर प्रदेश के भी छात्र यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग करने आते हैं, तो उस रूप में भी जाना जाता है। तो इन सब मिले जुले क्षेत्र के होने के कारण जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है लोकसभा सदस्य के लिए, सांसद के लिए। और उन सब जिम्मेदारियों को किसी प्रकार की समस्या व्यापारी का ना रहे, किसी प्रकार की समस्या मजदूरों का ना रहे, किसी प्रकार की समस्या किसानों का ना रहे, किसी प्रकार की समस्या आपके खिलाड़ियों को ना रहे। हमारे इस भिलाई नगरी को तो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखते हैं, जैसे तीजन भाई, रजनी रजक जी, आपके रितु वर्मा जी, पूनाराम जी, निषाद जो पडवानी के महान कलाकार थे, ऐसे पद्मश्री रखने वाले लोग भी हमारे क्षेत्र में, कवि सुरेंद्र दुबे जी, ऐसे लोग भी हमारे क्षेत्र में उस रूप में भी जानते हैं। तो इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े और यहाँ के लोगों की हर प्रकार की, हर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की समस्या दूर हो, एक अच्छा हमारा मॉडल दुर्ग लोकसभा बने, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे आपने तीजन भाई का नाम लिया और भी और कलाकारों का भी नाम लिया आपने, मैं खुद एक कलाकार हूँ। छत्तीसगढ़ में अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बहुत रिच माना जाता है, लेकिन कई वर्षों से कलाकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसी को नौकरियां नहीं मिल रही है, वो खुद को अपडेट भी नहीं कर पा रहा है, बाहर से ट्रेनर नहीं आ पा रहे। तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पिछले दिनों भी जब पिछली सरकार थी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की, तो उसमें एजेंडे में था कि एक फिल्म विकास निगम का निर्माण, लेकिन आखिरी समय, कार्यकाल के आखिरी समय फिल्म विकास निगम का गठन हुआ और उसमें अध्यक्ष के रूप में किसी हमारे साथी को चुना गया, राजेश अवस्थी जी, मैं नाम भूल रहा था। लेकिन समय नहीं था और भावना तो ये थी कि अगली सरकार आएगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे, वो रुका हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि उस रूप में ऐसी संस्था यहाँ गठित हो और उसके माध्यम से हमारे कलाकारों को जो भी सुविधाएं देनी हो, जिस रूप में उनको आवश्यकता हो हमारी सरकार की, उस रूप में उनको आवश्यकता और अनुसार सहायता मिले। देश में पुनः भाजपा की सरकार लाने के लिए आपकी ओर से यहाँ की जनता को कोई संदेश? निश्चित रूप से देश को आज़ादी के लगभग 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन बहुत प्रतीक्षा के बाद एक बार तो माननीय अटल जी मिले थे जी, एक सक्षम प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिया था। बहुत सीधे, सरल, सज्जन, कवि हृदय हमारे अटल जी थे
आज भी उनको हम सब याद करके उनके ही पद चिन्हों पर चलने की कसम खाते हैं और उसी दिशा को आगे बढ़ाने का काम अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पिछले 65 साल का इतिहास है कि देश दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहा है। पूरे विश्व पटल पर हमारे हिंदुस्तान को हे की दृष्टि से देखा जाता था। ये पिछले नेतृत्वकर्ताओं की देन थी, लेकिन जब से मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास लोगों ने किया तो चित्र बदल गया। मात्र 5 सालों में माननीय मोदी जी पूरे विश्व स्तर पर जिस तरह से संबंध हिंदुस्तान का बनाए, भारतवर्ष का बनाए, उसका प्रतिफल अभी लोगों ने देखा। लोग हंसी उड़ाते थे कि ये विदेशी घूमने वाले प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी दूरदृष्टता देखिए कि आने वाले समय में ये कैसा प्रतिफल देगा। सारे दृष्टिकोण से, सिर्फ मैं ये पाकिस्तान के साथ हुआ ये जो स्थिति परिस्थिति बनी उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां हमको सदस्यता नहीं मिलती, जहां बैठने के लिए हमको जगह नहीं मिलती थी, वहां बड़े आदर और सम्मान के साथ और अतिथि सम्मान के साथ आज बुलाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये मात्र 5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे ही नेता कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता हमारी पार्टी में, चाहे वो सुषमा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे गडकरी जी हो, चाहे अभी जो रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रही हैं हमारी सीतारमण जी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी छवि विश्व स्तर पर बनी हुई। माननीय मोदी जी तो फिर अलग ही प्रकार के नेतृत्व करता है, बहुत शांत, सरल और साधना करने वाले, इनके ऊपर ईश्वरीय शक्ति भी है, ये मैं मानता हूँ। तो उस रूप में मैं देश की जनता से यही प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ के कि 5 साल के जिन रास्तों को माननीय मोदी जी ने, कठिन रास्तों को तय करके आज हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, उस रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए और भारतवर्ष को पूरे विश्व में एक महान देश, एक नेतृत्वकर्ता का देश बनाने के लिए और यहाँ की जो बहुत सारी व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए वर्तमान में है, बहुत सारे तो पूरे हुए हैं, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा की सरकार को इस बार भी मौका दे और प्रचंड बहुमत से मौका दे, ताकि कहीं भी विरोधाभास की स्थिति ना रहे। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। जनता वहाँ बैठी है, एक बार जनता को देख के आप दिल से बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 2019 में मोदी जी की सरकार एक बार और ले आएगी। मैं समस्त जनता से ये निवेदन करता हूँ कि इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की मान सम्मान के लिए, इस देश को पूरे विश्व पटल पर अग्रिम पंक्ति पर लाने के लिए आज जो आप माननीय मोदी जी ने प्रयास किए 5 सालों में, उसको और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर आप सब मोहर लगाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से भारी संख्या में सांसदों को चुनकर आप मौका देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, माननीय मोदी जी की सरकार बनाएंगे, यही आप सबसे निवेदन करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग ये बहुत अच्छी पहल आप कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि और आगे बढ़े, और तरक्की करे, और फले फूले, हर क्षेत्र में आप सब आगे बढ़ें और सुखी हों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विजय बघेल जी की मन की बात। मैं निशु पांडे अगला एपिसोड लेके आपके सामने जल्द प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।